हे माय वंडरफुल पेरेंट्स, क्या आपके घर में भी एक छोटा सा टेक्नो जीनियस है जो फोन पर ऐसे उंगलियां चलाता हो जैसे कोई नासा का साइंटिस्ट हो, जो यूट्यूब पर अपने गेम्स की ट्रिक तो 2 मिनट में ढूंढ लेता है, लेकिन जिसे खाना फिनिश करने में अभी भी 2 घंटे लगते हैं? कोई भी नए फोन के एप्लीकेशंस हो या नए गेम्स की सेटिंग हो, उससे सब कुछ पता होता है, लेकिन अभी भी अपने शूज की लेस पालने के लिए उसे मम्मी की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके घर में भी ऐसे लिटिल मम्किन्स हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आप जेन अल्फा किड्स के पेरेंट्स हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्पिता, मैं एक चाइल्ड काउंसलर, पेरेंटिंग कोच और एक ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटेटर हूं और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल नवसृजन पर। नवसृजन सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक सोच है, एक जर्नी है जिसमें हम साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी और हमारे एंशिएंट वैदिक सिस्टम को मॉडर्न पेरेंटिंग के साथ मर्ज करके एक ऐसा पेरेंटिंग प्रोसेस, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने नए जनरेशन, अपने बच्चों के लिए, जिसमें न कि वो सिर्फ इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस बन सके, बल्कि साथ ही सेंसिटिव, इंडिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट और स्पिरिचुअली अवेकेंड इंडिविजुअल्स भी बन सके। कॉन्शियस पेरेंटिंग के इस जर्नी में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है जनरेशन अल्फा, स्मार्ट किड्स और स्क्रीन एडिक्ट्स। आज स्क्रीन एडिक्शन एक पेंडेमिक की तरह बढ़ते जा रहा है, जो कि हमारे बच्चों के करंट और फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो आज हम इसी पे डिटेल में बात करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया, गेमिंग और टेक्नोलॉजी के ओवर यूज के कारण हमारे बच्चों का फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे उनका ब्रेन डेवलपमेंट और उनका ओवरऑल ग्रोथ हैम्पर हो रहा है। इन सब चीजों के बारे में हम बहुत ही ज्यादा डीप में साइंटिफिकली समझेंगे और एट द एंड हम बहुत ही पावरफुल ऐसे कौन सी टेक्निक्स हो सकते हैं उनके ऊपर बात करेंगे, जिससे हम अपने बच्चों को एक बैलेंस डिजिटल लाइफ दे सकें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जेन अल्फा है कौन। तो जेन अल्फा हमारे वो बच्चे हैं जिन्होंने ईयर 2010 से 2024 के बीच में जिनका जन्म हुआ है और जो कि कंप्लीटली टेक्नोलॉजी और डिजिटल वर्ल्ड में पल बढ़ रहे हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स की माने तो हर साल ऑलमोस्ट 25 लाख जेन अल्फा बच्चों का जन्म होता है और बाय 2030 ये हमारे वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 11% वर्कफोर्स बन जाएंगे, जिसमें से कि 90% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी एआई और टेक्नोलॉजी के बिना दुनिया देखी ही नहीं होगी। रिसर्च कहती है कि जेन अल्फा का IQ अब तक की सभी जनरेशंस में सबसे ज्यादा है। ये ऑलमोस्ट 30 to 40% ज्यादा जल्दी सीखते हैं और ये कोई भी नई चीजों को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। ये बहुत अच्छे मल्टीटास्कर्स भी होते हैं। साउंड्स गुड, राइट? बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि हमारे बच्चे नई टेक्नोलॉजी को इतने अच्छी तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं, नए गैजेट्स को इतनी जल्दी सीख लेते हैं। हमें भी लगता है कि शायद ये गैजेट्स यूज करके वो अपना इंटेलिजेंस या अपना इंटेलिजेंस इंप्रूव कर रहे हैं या कुछ नई चीजें लर्न कर रहे हैं। और अगर छोटे बच्चे हैं तो हम उनको एंगेज कर पा रहे हैं और शायद ये गैजेट्स को देखकर वो खाना जल्दी खा पा रहे हैं, लेकिन हम इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। आज ऑलमोस्ट हर घर में यही कहानी है। अगर बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके हाथ में फोन थमा दो, अगर वो खाना नहीं खा रहा है तो उसका फेवरेट कार्टून लगा दो, अगर हमारा कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई इंपॉर्टेंट कॉल है या घर के कोई इंपॉर्टेंट टास्क में हमें एंगेज होना है और अगर उस समय बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है या आपका अटेंशन सीक कर रहा है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम उसके हाथ में आईफोन, टैब या तो फिर हम उसको टीवी ऑन करके दे देते हैं, ताकि बच्चा थोड़ी देर के लिए उसमें एंगेज हो सके, हमें डिस्टर्ब करना छोड़ दे और हम फोकसली अपना काम कर सके। अगर कुछ शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालें तो आज 80% बच्चे 3 से 4 घंटे स्क्रीन पे बिताते हैं और हार्डली 45 मिनट से 1 घंटा ही सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। आज डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स 40% तक बच्चों में बढ़ चुके हैं और 3 में से 1 बच्चा आज स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के कारण परेशान है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे स्क्रीन स्मार्ट बन रहे हैं, ये स्क्रीन एडिक्ट, तो आज का वीडियो आपके ही लिए है। आज हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि कैसे स्क्रीन का ओवर यूज हमारे बच्चों के ओवरऑल हेल्थ को, स्पेशली ब्रेन को कैसे डैमेज कर रहा है और इन फ्यूचर इनके क्या साइड इफेक्ट्स से इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला है डोपामीन ट्रैप या हाइपर स्टिमुलेशन। डोपामीन एक सिंपल शब्दों में हमारे ब्रेन में एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारी किसी भी एक्टिविटी को ड्राइव करता है। ये हमारे मूड, हमारे प्लेजर, मोटिवेशन, फोकस और हमारे विल पावर को कंट्रोल करता है। इसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे अकम्पलिशमेंट, हमारे अचीवमेंट और हमें हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करवाता है। तो जब भी बच्चे कोई फास्ट मूविंग गेम खेलते हैं, जब वो सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग करते हैं, फिर या तो फिर यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स
और रील्स देखते हैं तो क्या होता है कि उनके दिमाग में बहुत स्पीड से और बहुत ज्यादा अमाउंट में डोपामीन रिलीज होता है, जिसके कारण उन्हें इंस्टेंट खुशी मिलती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला फील आता है, वो बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं और जिसके कारण वो बार बार जो उस खुशी को एक्सपीरियंस करने के लिए वो रिपीटेडली वही एक्टिविटी को बार बार दोहराते हैं और इसके कारण वो स्क्रीन से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं। ये सारी चीजें हाइपर स्टिमुलेशन का कारण बनती है, मतलब कि दिमाग में इतनी तेजी से इनपुट मिलता है कि ब्रेन पूरे टाइम एक्स्ट्रा एक्टिव रहता है या बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड रहता है, इसलिए बच्चे उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब उन्हें नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज करनी होती है, जैसे प्लेग्राउंड पे खेलना या पढ़ाई करना, पजल सॉल्व करना या कोई दूसरी चीजें जहां पे इतनी तेजी से इनपुट्स नहीं मिलते हैं या इतना ज्यादा स्टिमुलेशन नहीं होता है, तो उस समय वो सारी एक्टिविटीज बच्चों को बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लग जाती हैं और उसमें उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। लेकिन ये हाइपर स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज बार बार करने के कारण बच्चों का कंसंट्रेशन पावर बहुत कम हो जाता है, उनकी फोकस करने की क्षमता कम होती है, उनका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बढ़ जाता है जिससे उन्हें सब चीज तुरंत चाहिए होती है और जब ये उन्हें नहीं मिलती है तो उनकी एंजाइटी, उनका चिड़चिड़ापन और उनका इमोशनल मेल्टडाउन बढ़ जाता है। सेकेंड है लो अटेंशन स्पैन। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग आज हमारे बच्चों का अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैन से भी कम है, सिर्फ 8 सेकेंड। तो आज जो बच्चे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट स्क्रॉल करते हैं जैसे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स, ये बहुत अट्रैक्टिव और एडिक्टिव होता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्क्रोलिंग शॉर्ट फॉर्म का और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इनको स्क्रोल करने के कारण हमारे ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का वो पार्ट होता है जो बच्चों के लर्निंग, फोकस, कंसंट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग जैसे इंपॉर्टेंट कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब बच्चे बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करते हैं स्क्रीन का तो उसके कारण बच्चों का अटेंशन स्पैन, उनका फोकस, उनकी मेमोरी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, जिसके कारण उन्हें डे टू डे के जो रेगुलर काम होते हैं उनको करने में भी दिक्कत आती है और स्पेशली अगर उन्हें किसी काम में जिसमें उनको बहुत फोकसली अगर लॉन्ग टर्म के लिए बैठना है तो वो काम करना उनके लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। थर्ड है टास्क टॉर्नेडोज और हसल हॉपर्स। आज के डिजिटल वर्ल्ड में हमारे बच्चे और यंगस्टर्स कंटिन्यूअसली मल्टीटास्किंग करते हैं। वो साइमल्टेनियसली अपना होमवर्क, सोशल मीडिया, गेमिंग, टेक्सटिंग, ये सारी की सारी चीजें एक साथ करते हैं। हमें भी लगता है कि ये काफी प्रोडक्टिव है, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, लेकिन अगर रिसर्च की माने तो इन सब मल्टीटास्किंग करने के कारण हमारे ब्रेन की फोकस करने की, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की और नॉलेज रिटेन करने की क्षमता काफी कम हो जाती है। जब ब्रेन बहुत सारी चीजों को साइमल्टेनियसली करने की कोशिश करता है तो उसका फोकस कम होता है, उसका अटेंशन स्पैन कम होता है और जब डीप फोकस करने की या डीप लॉन्ग टर्म में किसी काम को करने की हमारी क्षमता भी घटती है। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसकी हमने पहले भी बात की थी, जो हमारे फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो एक साथ बहुत सारे कामों को हैंडल करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। तो जब बच्चे मल्टीटास्किंग में बहुत सारे कामों के बीच में स्विच करते हैं तो ब्रेन की कैपेसिटी कम हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, उसका जो वर्किंग मेमोरी होती है वो ओवरलोड हो जाती है, बच्चों के ब्रेन में स्ट्रेस और फटीग बढ़ता है और लॉन्ग टर्म में उनकी जो कंसंट्रेशन करने की कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। फोर्थ है इमोशनल इंटेलिजेंस ड्रॉप। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वेश्चन हमें हमारी भावनाओं को समझने, उन्हें मैनेज करने और उन्हें एक्सप्रेस करने की क्षमता को कहा जाता है। लेकिन जब बच्चे बहुत ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताते हैं, स्क्रोलिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं, तो उन्हें अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा चैलेंज फेस होता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी जो इमोशंस हैं उन्हें रियल लाइफ में फेस ही नहीं किया होता, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे रहते हैं और बहुत ज्यादा स्क्रोलिंग उनके ब्रेन में एम्पैथी को कम करता है। इसीलिए लेटर इन लाइफ उन्हें अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, अपने लेटर लाइफ में अपने पार्टनर के साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए और उनके इमोशंस को समझने में बहुत ज्यादा चैलेंज फेस होता है। वैसे तो सोशल इंटरेक्शन बच्चों में एम्पैथी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करती है, लेकिन बच्चे आज रियल वर्ल्ड से ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में ही रहते हैं। इसीलिए रियल वर्ल्ड में जब बच्चों को इंटरेक्ट करना होता है या दूसरे लोगों के साथ एंगेज करना होता है तो उन्हें रियल में चैलेंज फेस होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि रियल लाइफ में लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, एंगेज कैसे होते हैं और बात कैसे करते हैं। The fifth problem is AI and automation। क्या हमारे बच्चे आज अपनी थिंकिंग भी आउटसोर्स कर रहे हैं? पहले अगर हमारे जमाने में जब हमें कोई होमवर्क मिलता था, कोई प्रोजेक्ट मिलता था, कोई असाइनमेंट मिलता था, तो हम क्या करते थे? हम बुक्स पढ़ते थे, हम लाइब्रेरी जाते थे, हम अपने सीनियर्स की या पेरेंट्स की हेल्प लेते थे। लेकिन आज
आज वैसा नहीं होता है। अगर आज हमें कोई भी सॉल्यूशन चाहिए या अगर हमें कोई भी असाइनमेंट करवाना है तो चैट जीपीटी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये हमारे बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट हमें देना होता है और सारा का सारा सॉल्यूशन विद रिसर्च हमारे बच्चों के पास होता है। एक और एआई टूल यूज कर लिया तो उससे हमारे प्रेजेंटेशंस बन जाते हैं, उसमें एनिमेशंस ऐड हो जाते हैं, म्यूजिक से लेके इमेजेस से लेके एवरीथिंग इज जस्ट अ प्रॉम्प्ट अवे। तो एआई ने आज हमारे बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस करने की जो इनकी क्षमता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा कम कर दिया है और इंस्टेंट जो सोल्यूशन उनको मिलता है उनसे उनका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बढ़ता जा रहा है, उनका पेशेंस लेवल खत्म होते जा रहा है। इसलिए आज उन्हें हर चीज तुरंत चाहिए होती है। अगर वो सारी चीजें उन्हें तुरंत नहीं मिलती है तो वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि भाई इस चीज को पेशेंटली कैसे हैंडल किया जाए, जिससे कि वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल और बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं। 6th है नो लर्निंग बट हाईली एडिक्टिव। तो आज बच्चे कोकोमेलन, पेपा पिग और बिपली जैसे फास्ट मूविंग कार्टून्स देखते हैं जो पहले के कार्टून से कंपैरेटिवली काफी तेज और बहुत ज्यादा स्टिमुलेटिंग होते हैं। इन कार्टून्स में कुछ बहुत ज्यादा लर्निंग या कुछ बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरीज नहीं होती है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई मूविंग इनमें एक्टिविटीज होती है इसलिए इनको देखने पे बच्चों के ब्रेन में डोपामीन बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, जिससे बच्चे इन कार्टून्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और धीरे धीरे इनके एडिक्ट होते चले जाते हैं। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने बच्चों को स्क्रीन से और टेक्नोलॉजी की दुनिया से दूर रख सकें? दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो लेट्स सी व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस जिससे कि हम अपने बच्चों को एक बैलेंस्ड डिजिटल लाइफस्टाइल दे सकें। तो सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा 2 साल या उससे कम एज का है तो उसे स्ट्रिक्टली किसी भी फॉर्मेट में स्क्रीन नहीं देना है। उस समय बच्चों का ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलपिंग होता है और उस समय डोपामीन का इतना ज्यादा ओवरफ्लो उनके ब्रेन में उनके ब्रेन को की डेवलपमेंट को और एक ओवरऑल ग्रोथ को बहुत ज्यादा हैम्पर कर सकता है। सो स्ट्रिक्टली 2 साल तक के बच्चों को नो स्क्रीन एट ऑल। अब बात करते हैं इनसे बड़े बच्चों की, मतलब 3 years एंड अबव। तो इसमें सबसे पहला आता है डिजिटल डाइट, लेस जंक एंड मोर न्यूट्रिशन। हर स्क्रीन टाइम बुरा नहीं होता है। अगर बच्चों को नहीं पता है कि उन्हें क्या देखना है तो माइंडलेसली कुछ भी स्क्रॉल करते हैं, इसलिए फोन देने से पहले उन्हें ये बताएं कि उन्हें देखना क्या है। तो बच्चों को आप जनरल स्क्रॉलिंग के बजाय उन्हें कुछ एजुकेशनल वीडियोस दिखा सकते हैं, कुछ क्रिएटिव वीडियो दिखा सकते हैं। अगर बच्चों को इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है या उनको कोई उनकी हॉबीज है या कोई पैशन है तो उससे रिलेटेड जो मतलब सीखने के हिसाब से जो वीडियोस आते हैं आप उन सब वीडियोस में एंगेज कर सकते हैं। तो वो जो डिजिटल टाइम रहेगा वो लर्निंग के लिए भी यूज होगा और वो माइंडलेसली भी स्क्रॉल नहीं करेंगे। सेकंड है बी द रोल मॉडल। हमेशा याद रखिए कि किड्स कॉपी यू, सो सेट द राइट एग्जाम्पल। बच्चे हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे एक्शन से सीखते हैं। तो अगर घर के बड़े ही बहुत ज्यादा स्क्रीन का यूज करते हैं, स्क्रोलिंग करते हैं, बहुत देर तक अगर वो किसी भी फॉर्मेट में स्क्रीन के सामने अगर रहते हैं तो बच्चे भी वही देखते हैं और वही सीखते हैं। फिर उनको समझाना, सिखाना या उनको स्क्रीन से दूर करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो नाउ इट्स ऑल अपॉन अस कि हम अपने घर में कैसा एनवायरनमेंट रखते हैं और बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं। थर्ड है रियल लाइफ डोपामीन। तो बच्चे यूजुअली फोन पे इसलिए चिपके रहते हैं कि जो रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, गेम्स हैं, कार्टून्स हैं, ये उन्हें वो डोपामीन स्पाइक देते हैं, वो एंगेजमेंट देते हैं, वो एक्साइटमेंट देते हैं, वो स्टिमुलेशन देते हैं जो कि रियल लाइफ में मिसिंग होता है। इसीलिए अगर हम रियल लाइफ को भी उतना एंटरटेनिंग बना सकें तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम अपने बच्चों को इस सोशल मीडिया एडिक्शन से या मोबाइल एडिक्शन से दूर कर सकते हो। ये ओवरनाइट तो नहीं होगा और डेफिनेटली दूसरी जो एक्टिविटीज हैं वो उतने ज्यादा डोपामीन स्पाइक नहीं देंगे, तो इट विल टेक टाइम, लेकिन विद कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स विद पेरेंट्स हम बच्चों को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप उन्हें किसी क्रिएटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, लाइक पॉटरी मेकिंग, क्ले आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, मंडला आर्ट्स, या किसी म्यूजिक फॉर्मेट में इनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट हो गए या वोकल म्यूजिक हो गया, या तो फिर किसी स्पोर्ट्स में जो भी उनको पसंद आता हो उसकी किसी ट्रेनिंग में उनको एंगेज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये जो स्लो डोपामीन वाली जो एक्टिविटीज हैं तो धीरे धीरे बच्चों का जो माइंड है वो रीवायर होता जाएगा और बच्चे इन सारे
एक्टिविटीज को भी इंजॉय करते चलेंगे। फोर्थ इज इंस्पायरिंग रियल लाइफ स्टोरीज। बच्चे बाय नेचर बहुत क्यूरियस होते हैं और उन्हें सुपर हीरोज बहुत पसंद होते हैं। तो जब बच्चे छोटे रहें तब से अगर हम उन्हें बेड टाइम पे या विद ग्रैंड पेरेंट्स अगर उन्हें हम अपने जो लेजेंड्स हैं, जो हमारे हीरोज हैं, उनकी अगर हम स्टोरीज अगर बचपन से सुनाएं तो उनको उन सब चीजों में धीरे धीरे इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। और फिर बाद जब वो थोड़े बड़े हो जाएं तो इस टाइप के बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशनल और एजुकेशनल वीडियोस आते हैं जिनमें इनकी पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में बताया हुआ होता है। तो इन सारे वीडियोस को भी हम इंस्पायर कर सकते हैं बच्चों को देखने के लिए, ताकि हम उनमें अच्छी वैल्यूज इंस्टिल कर सकें। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ बोर्डम। शायद पहले के बच्चों को बोर्डम या बोर जैसा वर्ड पता ही नहीं होता था। जहां 4 बच्चे बैठते थे कुछ ना कुछ खेल लेते थे, लेकिन आज बच्चों को बहुत सारे बच्चे होने के बाद भी दे रियली डोंट नो हाउ टू एंगेज विद ईच अदर। वो बोर होने लग जाते हैं। तो जहां बच्चे बोर होते हैं और जहां उन्होंने बोला कि पापा मम्मी हमें बोर हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, फटाके तुरंत निकाल के उन्हें फोन दे देते हैं, टैब दे देते हैं, टीवी चालू कर देते हैं, ताकि वो बोर नहीं हो और वो एंगेज हो सके। तो बीइंग पेरेंट्स, व्हाई वी आर नॉट अलाउइंग देम टू फील दिस इमोशन, क्यों हम उन्हें बोर होना नहीं देना चाहते हैं, या हम वो इमोशन उन्हें फील नहीं करने देना चाहते हैं। जब भी वो बोर हो तो रादर देन उन्हें कोई भी गैजेट थमाने की जगह पे उन्हें कोशिश करें कि वो अपने इमेजिनेटिव पावर, अपना क्रिएटिव पावर को यूज करके ऐसा कुछ एक्सप्लोर करें या ऐसा कुछ क्रिएट करें जिससे वो और बाकी भी लोग एंगेज हो सकें और एंजॉय कर सकें। फिफ्थ इज मंत्रास एंड भजन। तो मंत्र सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर अपलिफ्टमेंट के लिए ही यूज नहीं होते। हमारे साइंटिस्ट आज ये प्रूव कर रहे हैं कि जब बच्चे मंत्र चैंटिंग करते हैं तो उनके ब्रेन में अल्फा और थीटा वेव्स जनरेट होती हैं, जो कि उनके ब्रेन को काम करने में हेल्प करती हैं। और जो स्क्रीन टाइम के कारण जो ओवर स्टिमुलेशन और जो एंजाइटी और जो हाइपर एक्टिविटी जनरेट होती है, उनको भी रिड्यूस करने में मंत्र बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हो गए हैं। नेक्स्ट इज आउटडोर एक्टिविटीज। बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज के कारण बच्चे बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड फील करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और एग्जॉस्टेड फील करते हैं। तो एवरी डे मेक श्योर कि आप उनके रूटीन में कम से कम 1 आवर का आउटडोर प्ले या फिजिकल एक्टिविटीज जरूर रखें। चाहे वो बाहर जाके बैडमिंटन खेले, क्रिकेट खेले, स्विमिंग करे, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज जो रहता है वो बच्चों के ब्रेन को एक्टिव रखता है और उन्हें स्ट्रेस, एंजाइटी को हैंडल करने, अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में काफी हेल्प करता है। एंड योगा एंड मेडिटेशन डेफिनेटली कैन बी अ वेरी गुड अल्टरनेटिव। तो रोज कम से कम 10 मिनट बच्चों को योगा और मेडिटेशन जरूर करवाएं। दिस विल हेल्प देम टू बी वेरी काम एंड रिलैक्स्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्क्रीन फ्री रूटीन। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए अपने डेली रूटीन में कुछ एक समय ऐसा रखें जहां पे स्क्रीन बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो। जैसे जब आप सब बैठकर साथ में खाना खा रहे हो, जब बेडरूम में हो, जब आप सोने जा रहे हो उसके 1 घंटे पहले, तो ऐसे कुछ समय जरूर हो जब आप, दैट शुड बी अ फैमिली टाइम, जब कोई भी फैमिली मेंबर फोन को या स्क्रीन को बिल्कुल भी यूज ना करे। दैट शुड बी अ फैमिली बॉन्डिंग टाइम एंड दैट शुड बी द पीसफुल टाइम। तो अगली बार जब भी आपका बच्चा स्क्रीन की तरफ भागे तो उसे इनमें से किसी एक बेटर अल्टरनेटिव को देने के बारे में सोचें। माता पिता ही बच्चों के भविष्य की नींव रखते हैं। ये गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, स्क्रीन तो हमेशा हमारे आसपास रहेगा, लेकिन बच्चों का बचपन सिर्फ एक ही बार आता है। तो लेट्स बी माइंडफुल, लेट्स ट्राई कि हम कैसे उनको एक बैलेंस डिजिटल लाइफ दे सकें और कैसे उनके फ्यूचर को हम सिक्योर कर सकें। सो लेट्स गिव आवर किड्स अ हैप्पी, हेल्दी एंड डिजिटली बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। तो अगर आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, और ऐसे ही पेरेंटिंग के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ओम शांति।